हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो पाठ है पतंग आलोक धनवा का लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे। आलोक धनवा का परिचय के सबसे पहले अपन देखेंगे तो इनका जन्म है सन 1948 ईस्वी के अंदर मुंगेर बिहार के अंदर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं की जब बात करेंगे तो इनकी जो पहली कविता है जनता का आदमी 1972 के अंदर प्रकाशित हुई। उसके बाद आती है भागी हुई लड़कियां, दूसरी रचना। उसके बाद है भ्रूणों की बेटियां। उसके बाद एकमात्र संग्रह जो इनका है दुनिया रोज बनती है। अब आलोक धनवा को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे राहुल सम्मान है, उसके अलावा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान है, इसके अलावा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान है, पहल सम्मान है। सारे के सारे जो ये पुरस्कार अपन लोग देख रहे हैं ये पुरस्कार लगभग जो राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, छोटे छोटे राज्य सरकारों के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये पुरस्कार है। देखिए ये नीचे इन्होंने एक बात लिखी है, जहां नदियां समुद्र में मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। बहुत ही गजब की बात लिखी है कि नदियां जो है ना चाहे कहीं से निकले, चाहे उनका गंतव्य कहीं से हो, लेकिन अंतोतगतवा वो जाकर के जिसके अंदर मिलती है वो समुद्र है। कहने का मतलब व्यक्ति किसी भी स्वरूप में इस दुनिया में आए, किसी भी जो वर्ग से आए, लेकिन अंततः व्यक्ति को एक ही जगह पर जाना है, ईश्वर के घर जाना है। या दूसरे संदर्भों में ले सकते हैं तो आत्माओं को सबको मिलकर परमात्मा में विलीन होना है। अब देखिए यहां पर इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम है पतंग। बहुत ही सुंदर रचना इन्होंने लिखी है जो आपके सामने क्लियर आ रहा है। कवि ने पतंग रचना के माध्यम से बहुत ही सुंदर जो है दृश्य हमारे सामने पेश किया है कि बाल सुलभ इच्छाएं और उमंग, किस प्रकार से बच्चों की इच्छाएं जो होती है वो यहां पर बताने की कोशिश की पतंग के माध्यम से। बाल सुलभ इच्छाओं का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो इच्छाएं पैदा होती है ना वो कोई बनावटी नहीं होती है, वो इच्छाएं बाल सुलभ होती है। मतलब उन इच्छाओं के अंदर किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता। और उमंग का मतलब होता है कि जो उनके अंदर उल्लास का भाव होता है वो किस प्रकार से होता है। तो पतंग से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे तो कोई भी खेल खेल रहा है ना बच्चा, तो उसके माध्यम से भी वो अपने भाव को जता सकता है, या जो और माध्यम है कई प्रकार के मीडियम है जिसके द्वारा बच्चे की बाल सुलभ इच्छाएं प्रकट हो जाती है। लेकिन पतंग, जब पतंग उड़ाता है ना बच्चा तो उसके अंदर का सारा बाल मन जो है, बाल मन का जो विज्ञान है वो बाहर के लिए प्रकट हो जाता है। तो आलोक धनवा ने इस पतंग कविता के माध्यम से ये प्रकट करने का प्रयास किया है। अब कवि आपको यहाँ पर बताएंगे कि जैसे बच्चा पतंग उड़ाता है तो पहले पतंग के बारे में भी ये थोड़ी सी विशेषताएं बताएंगे कि पतंग जो किस प्रकार की चीज होती है। तो ये कहेंगे कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की चीज होती है, पतंग के अंदर जो कागज प्रयोग में लिया जाता है दुनिया के सबसे पतला कागज होता है। इसके अलावा ये बताएंगे कि पतंग के अंदर जो लकड़ी की डंडी प्रयोग में ली जाती, कमानी प्रयोग में ली जाती है, वो दुनिया की सबसे हल्की कमानी काम में ली जाती है। तो यहाँ पे पतंग जो है ना रंग बिरंगी उड़ती है ना, तो बच्चों के मन में एक जोश, जज्बा, उमंग, उल्लास और आकर्षण पैदा करते हैं। और पतंग उड़ाने वाले बच्चे किस प्रकार से अपने जज्बे को बरकरार रखते हैं ये पतंग कविता के माध्यम से आलोक धनवा ने बताने का प्रयास किया है। अब मान लीजिए बच्चे छत पे जाके पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाते समय उनके पैर खुद ब खुद उठने लगते हैं और छत भी मानो मुलायम बनती हुई प्रतीत होती है। छत उनको ऐसा लगती है जैसे रुई के गिद्धे के ऊपर कूद रहे हो, ऐसे फ्लेक्सिबल टाइप लगने लग जाती है। ये बच्चों के पतंग उड़ाने का एक जज्बा है। पतंग उड़ाने के प्रति उनका जो लगाव, जो उनकी उमंग और उल्लास, इससे आप समझो कि छत जो कठोर से कठोर होती है लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है जैसे रुई के गिद्धे के ऊपर वो कूद रहे हो। अब वो पतंग उड़ाते समय कब छत के खतरनाक किनारों तक चले गए ये भी उनको होश नहीं रहता। पहली बार तो वो गिरते नहीं है, अपने शरीर का जो रोमांच है, अपने शरीर का जो रोमांचकारी संगीत है, अंदर का जो सॉन्ग है, अंदर का जो उत्साह है, उमंग है, वही उनको गिरने से बचाती है। लेकिन बाई चांस यदि वो गिर भी जाते हैं और यदि चोट नहीं लगी है, चोट लगने से उबर जाते हैं, तब तो कहना ही क्या, फिर वो दुगुने उत्साह से आगे बढ़ करके पतंग को उड़ाते हैं। अब अपन परिचय पढ़ रहे थे आलोक धनवा का, तो आलोक धनवा का एक तो आपको जन्म का सन याद रखना है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं
कि किसी एक कवि और किसी एक लेखक का परिचय, जो 2 नंबर का, एक गद्य भाग के 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किसी लेखक का परिचय, और एक जो है आपके पद्य भाग में किसी कवि का परिचय आएगा अथवा में। लेकिन यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सप्रसंग व्याख्या मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हर पद्य या गद्य पाठ के अंदर इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखना है। जो प्रश्नोत्तर आप देख रहे हैं केवल वही नहीं, सप्रसंग व्याख्या भी काफी महत्वपूर्ण है। कम से कम 12 नंबर का ये प्रश्न है गद्य और पद्य का, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक, और इसको आप तभी कर पाओगे जब उस पाठ के बारे में आपको भली भांति परिचित, जैसे पतंग के बारे में आपको पूरी जानकारी हो कि पतंग की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं। तो 4 भागों में इसको व्याख्या को बांटा जाता है, जो कि पहले भी मैं आप लोगों को अच्छी तरह बता चुका हूं। सबसे पहला उसका संदर्भ लिखा जाता है, जिसके अंदर जो है किस पाठ से लिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए इस पाठ की कोई व्याख्या आ गई, तो आप लिखोगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह पुस्तक के पद्य भाग के पाठ संख्या 2, जिसके अंदर फिर आपके नाम लिखोगे पाठ का, पतंग से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि आलोक धनवा है। उसके बाद प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आपको यह बताना होता है कि जो पंक्तियां लिखी है उन पंक्तियों में वर्णन काय का है, कौन सी चीज का वर्णन है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से भी ये पाठ काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपन परिचय के जो आलोक धनवा का परिचय उसमें आगे बढ़ते हैं। 7वें और 8वें दशक के कवि आलोक, मतलब लगभग 1970 और 1980, ये दौर इनका लगभग रहा है। 2 दशकों का दौर जो है 1970 से 80 और 80 से 90, ये जो 2 दशक का दौर रहा है ना, ये आलोक धनवा का काफी प्रसिद्ध दौर रहा है। बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता प्राप्त की। 1972 से 73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविता ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन भी अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसकी वजह से बनी अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। ये देखिए आप, महत्वपूर्ण बात है। मतलब आप परिचय में पढ़ रहे थे, कोई ज्यादा रचनाएं है ही नहीं, 4-5 इनकी कविताएं, जैसे कि आप ये पीछे आराम से देख सकते हो। प्रमुख रचनाओं में 1, 2, 3, 4 मात्र रचनाएं 4 है। तो हो सकता है कि लोगों के ज्यादा दबाव के कारण, आकांक्षाओं के चलते ये ज्यादा थोक के भाव में, यानी कि ज्यादा मात्रा में नहीं लिख पाए। इनकी रचनाओं के नाम में सिर्फ जनता का आदमी है, भागी हुई लड़कियां हैं, गुरुओं की बेटियां हैं, और चौथी है दुनिया रोज बनती है। बस सिर्फ रचनाओं के नाम याद रखने को, यदि आलोक धनवा का परिचय आता है तो रचनाओं के नाम में तो सिर्फ ये गिनी चुनी 4 रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी। तो इसका कारण भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों की आकांक्षाएं ज्यादा थी उनसे, और उस दबाव के चलते ये ज्यादा मात्रा में रचनाएं नहीं लिख पाए। अब जब आगे बढ़ते हैं तो सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद, अब देखिए इनका जन्म हुआ 1948 को, तो लगभग 24 साल की उम्र में जो है इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। 24 साल की उम्र में इनका जो पहला काव्य संग्रह है वो आया, जिसका नाम आपके जो सबसे पहले है, अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह शुरू किया 72 में, सन 1972 के अंदर, लेकिन प्रकाशित हुआ है 1998, जो एकमात्र इनका काव्य संग्रह जो आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, दुनिया रोज बनती है। ये इन्होंने जो लिखा है दुनिया रोज बनती, जो काव्य संग्रह है ना, इसको इन्होंने स्टार्ट जो किया है, इसको स्टार्ट किया है 1972 के अंदर, लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ? 1991 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह, उसका नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि दुनिया रोज बनती है, ये इनका काव्य संग्रह है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काव्य संग्रह के अलावा पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर नामक जगह पर अध्ययन मंडलियों का संचालन भी किया। रंग, कर्म और साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थान और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में, अतिथि व्याख्याता जैसा कि आप जानते हो गेस्ट फैकल्टी, अतिथि व्याख्याता के लिए क्या शब्द है? गेस्ट फैकल्टी, या पार्ट टाइम टीचर जो होता है ना, उसको अतिथि व्याख्याता बोलते हैं। जो पार्ट टाइम टीचर होते हैं उसको अतिथि व्याख्याता भी बोलते हैं और गेस्ट फैकल्टी भी बोला जाता है। तो इन्होंने कुछ जगह पार्ट टाइम टीचर के रूप में भी है जो कार्य किया है, भागीदारी की है, कई विश्वविद्यालय के अंदर और कई राष्ट्रीय संस्थानों के अंदर।
अब यहां तक बहुत छोटा सा परिचय आपके सामने आलोक धनवा का था, ज्यादा है नहीं। एक तो जन्म का सन, एक मृत्यु का सन, एक इनकी 4 रचनाएं, एकमात्र काव्य संग्रह, याद रखना है दुनिया रोज बनती है। इसके अलावा इनको कई पुरस्कार, पहल सम्मान सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। और उसके बाद इनके द्वारा ये लिखा हुआ एक स्लोगन कि नदियां चाहे कहीं पर जले, अंत में जाकर के समुद्र में मिलती है। इसके अलावा आपको बताना है कि इन्होंने ज्यादा रचनाएं लिखी नहीं। 1972 में इनकी पहली रचना आई, परिचय में ध्यान में रखना है आपको, और वो प्रकाशित हुई 1998, एकमात्र काव्य संग्रह, दुनिया रोज बनती है। उसके बाद आपको कहना है कई विश्वविद्यालयों के अंदर, कई संस्थाओं के अंदर इन्होंने पार्ट टाइम टीचर के रूप में, अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य किया। तो इतना बहुत है। अगर 2 नंबर के मैटर के अंदर आप इतना भी याद रख लेते हैं, एक इनके जन्म का सन का परिचय, दूसरा इनकी मृत्यु का सन, उसके अलावा इनकी 2-3 पुरस्कार, 4 रचनाओं के नाम, पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ, पहले काव्य संग्रह का नाम क्या है, पहला काव्य संग्रह लिखना कब से शुरू किया, 2 दशक जो 1970 और 80 का दशक है उसके अंदर इन्होंने ज्यादा लिखने का काम किया। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि इन्होंने कई संस्थानों, कई विश्वविद्यालयों के अंदर जो है अतिथि व्याख्याता, गेस्ट फैकल्टी, पार्ट टाइम टीचर के रूप में भी कार्य किया है। अब अपन लेते हैं पतंग कविता का परिचय, जो हमारे सामने लिखी हुई कविता है पतंग। आलोक धनवा की एकमात्र काव्य संग्रह का हिस्सा है। एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा? दुनिया रोज बनती है। बार बार ये नाम सामने आ रहा है, याद रखना जरूरी, हर जगह काम आएगा। दुनिया रोज बनती है, जिसको आलोक धनवा ने, आप जानते हो, 1972 में लिखना शुरू किया था, लेकिन 1972 में प्रकाशित नहीं हुआ। 16 साल बाद 1991 के अंदर ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इन्होंने यद्यपि लिख डाला 1972 में, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 16 साल बाद जाकर के इनका जो एकमात्र काव्य संग्रह है, जो कि मैं आपको वापस बता देता हूं, ये एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। इसके बारे में देखो, ये एकमात्र काव्य संग्रह है। इसकी अपन जो ये कविता पढ़ रहे हैं पतंग, ये इस एकमात्र काव्य संग्रह से ली हुई है। फिर आपके ये क्वेश्चन है कि 1972 में इन्होंने लिखनी शुरू की, फिर आप लिखोगे कि 1998 के अंदर ये प्रकाशित हुई। ये एक लंबी कविता जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में, क्योंकि ये दुनिया रोज बनती इतनी कविता नहीं है, उसका एक भाग यहाँ पर दिया जा रहा है पतंग नाम से। और कौन सा भाग है यहाँ पर? तीसरा भाग, ये ध्यान में रखना है। ये पतंग नाम से कविता नहीं है, ये दुनिया रोज बनती नाम से है, जो इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। और उसका तीसरा भाग जो है पतंग नाम से यहाँ पर दिया जा रहा है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, बाल सुलभ इच्छाओं मतलब बच्चों के अंदर जो इच्छाएं होती है ना, उसमें रेडीमेड कुछ भी नहीं होता, बनावटीपन कुछ नहीं होता। यदि युवा ले लो, वृद्ध ले लो, या और कोई कैटेगरी के ले लेते तो हो सकता है उनकी इच्छाएं अलग प्रकार की हो, लेकिन बच्चों की इच्छाएं जो होती है ना, बाल सुलभ, यानी वो स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पैदा होती है और उमंगों का सुंदर चित्रण है। यदि एक पंक्ति में आपसे पूछा जाए कि पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने क्या वर्णन किया है, तो आप लिखोगे बाल सुलभ इच्छा और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलाप में प्रकृति में आए परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया। बिल्कुल, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अब पहले भी इसका वर्णन हो चुका है, अपन उषा कविता के अंदर जो इसका वर्णन कर चुके हैं। बिंबों के प्रयोग का मतलब है कि कोई प्राकृतिक भाव की या कोई इस प्रकार की कविता लिखी जाती है तो किसी प्रतीक और उपमान और उदाहरणों के प्रयोग द्वारा उस बात को समझाया जाता है, उसका मतलब बिंब है। तो स्वाभाविक सी बात है, बीच में प्रकृति का भी यहां वर्णन है, तो बिंबों का प्रयोग तो देखने को मिलेगा ही। आगे जब बढ़ते हैं तो पतंग बच्चों के उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वो हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला, अब देखो क्या क्या चीज आएगी यहाँ पे। अब आप देखिए कि ये बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं ना, वो शरद ऋतु का मौसम होता है। देखिए क्यों, इसका कारण क्या है कि शरद ऋतु के अंदर जो आसमान है वो आपके बिल्कुल साफ सुथरा होता है, हवा की ज्यादा प्रकोप नहीं होता, बादलों की ज्यादा आवाजाही नहीं होती, बारिश का मौसम नहीं होता है, साफ सुथरा मौसम होता है। और बच्चे पतंग उड़ाने वाले क्या चाहिए उनको? बिल्कुल नीट एंड क्लीन वातावरण चाहिए। तो इसके अंदर जो बिंब है उसके अंदर आप देखते हैं सबसे पहले शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, फिर उसके बाद बिंब है तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाएं जो है मृदंग की तरह बजती है, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, दूसरी ओर भय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। देखिए
कि जो अपनी मदद खुद नहीं करता उसकी मदद दुनिया में भी कोई नहीं करता। ये एक बात आप इस पतंग कविता द्वारा समझ लीजिए। जो अपनी मदद खुद करना नहीं जानता उसकी मदद दूसरा भी कोई नहीं कर सकता, और जो अपनी मदद खुद करना जानता है उसकी मदद भगवान भी करता है। तो ये बात इन्होंने यहां बताई कि बच्चा मान लीजिए पतंग उड़ाते हुए गिर जाता है, यदि वो पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारे तक गिर जाता है, तब कौन उसकी मदद करता? कोई नहीं, वो खुद के शरीर का रोमांच ही उसकी मदद करता है। बार बार नई पतंग सबसे ऊंचा उड़ाने को हौसला लिए फिर भादो यानी अंधेरे के बाद सर्द यानी उजाले की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप भी उनके साथ हैं? कवि ने पूछा है आपसे, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि यस, हम भी उनके साथ हैं। अब जो आपके सामने आ गई है पतंग कविता, बड़ी सुंदर कविता है। मैं उच्चारण के द्वारा पहले आपको इसको पढ़ के बता देता हूं। चित्र सहित भी लेखक आलोक धनवा ने बताया है। बिल्कुल सुंदर चित्र, रंग बिरंगी तितलियों की तरह आकाश में बल खाती हुई पतंगें कितनी सुंदर लगती है, ये तो बच्चे का मन ही जान सकता है। तो क्या कहते हैं कवि आलोक धनवा? सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सरदाया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें कौन? सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं कहां? छतों के खतरनाक किनारों से, और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती उनकी बेचैन पैरों के पास। इस प्रकार की आपकी जो है कविता है। अब अपन इसको समझना शुरू करते हैं कविता को। सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, यानी कि वर्षा ऋतु का मौसम चला गया। तेज बौछारें मतलब तेज बारिश होने का जो मौसम है, श्रावण भादवे का जो मौसम है, वो चला गया। और एक नया महीना आया, भादवा, जो ज्यादातर क्या है कि श्रावण के अंदर ही बारिश होने की संभावना ज्यादा रहती है। आगे भाद्रपद में जाते जाते बारिश का दौर कम हो जाता है, मतलब कम से कम तेज बौछार वाला मामला नहीं रहता है। और एक नया सवेरा हुआ। कैसे नया सवेरा हुआ? क्योंकि पहले जो सवेरा होता था श्रावण के महीने में या बारिश के मौसम में, तो वो सवेरा जो है उसके अंदर बादलों की आवाजाही होती थी, ठंडी हवा चलती थी, बारिश का चलना होता था। लेकिन जो नया सवेरा हुआ है ना, वो एकदम चटक लाल रंग का सवेरा है, एकदम साफ सुथरी निथरी हुई धूप है। तो कवि कहते हैं कि तेज बारिश का मौसम चला गया, भाद्रपद भी चला गया, क्योंकि भाद्रपद का जाना इस बात का संकेत है कि श्रावण और भाद्रपद गया तो बारिश का मौसम लगभग वर्षा ऋतु चली जाती है। अब एक नया सवेरा हुआ। कैसा सवेरा? सबसे पहला बिंब कवि ने यहाँ प्रयोग लिया है, उस सवेरे के लिए बिंब है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ऐसा माना जाता है कि पक्षियों में सबसे लाल आंखें यदि किसी की होती है तो खरगोश की होती है। इसलिए आप नोट कीजिएगा, यदि रात्रि में आप कोई वाहन लेकर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन जाते हैं सड़क के ऊपर या मार्ग के ऊपर, यदि खरगोश की आंखें आपके सामने दिखाई दे जाती है तो वो लाइट के बल्ब से भी कई गुना ज्यादा चमकती है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें जो है लाल होती है। तो ये जो नया सवेरा हुआ उसके लिए कवि ने बड़ी सुंदर उपमा दी है, बहुत ही सुंदर जो है बिंब प्रयोग में लिया है। अब देखो बार बार हम कहते हैं बिंबों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, तो इससे सुंदर बिंब आपको मिल नहीं सकता। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग, इससे काव्य के अंदर चमत्कार आ जाता है, इसके काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग यद्यपि छायावादियों का प्रमुख लक्षण है। छायावादी कौन?
सुमित्रानंदन पंत वे आपके जयशंकर, एक सुमित्रानंदन पंत की तो नहीं लेकिन निराला की कविता अपने आगे आएगी, बादल राग, बहुत सुंदर कविता है, उसके अंदर भी बिंब और प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जो है एक सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो जो एक नया सवेरा बना वर्षा ऋतु जाने के बाद, भाद्रपद का महीना जाने के बाद, हिंदी महीने जिस प्रकार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई होता है, वैसे हिंदी महीने होते हैं, भाद्रपद, श्रावण है, आश्विन है, पोष है, इस तरह। तो तेज बारिश का मौसम चला गया, भाद्रपद का महीना चला गया, कभी कहते हैं नया सवेरा हुआ। उस नए सवेरे मतलब जो नई सुबह हुई ना, वो जो एक लाल सुबह थी, क्योंकि ना बादल थे ना बारिश थी, तो उसकी तुलना जो की है उसके लिए बिंब प्रयोग लिया, खरगोश की आंखों जैसा लाल था, मतलब फुल लाल रंग था। अब जो नया जो मौसम आया है, ऋतु आ चुकी है, क्योंकि वर्षा ऋतु तो चली गई, अब कौन सी ऋतु आई है? शरद ऋतु। देखिए किस ऋतु का समापन हो चुका है? वर्षा ऋतु का। और कौन सी ऋतु का आगमन हो चुका है? शरद ऋतु। और शरद आया कुलों को पार करते हुए, कुलों का मतलब कई पड़ाव, कई स्टेप, कई जो है माध्यम पार करते हुए एक नई ऋतु का आगमन हो चुका है। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। और शरद ऋतु के अंदर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए मन माफिक वातावरण होता है और विभिन्न पड़ावों को वर्षा ऋतु इत्यादि जैसे पार करते हुए शरद ऋतु आ चुकी है। और ऐसा लगा है कि मानो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अब देखो साइकिल तो कोई व्यक्ति चलाता, मनुष्य चलाता है, लेकिन साइकिल चलाते हुए कौन आया? शरद ऋतु आई। ये प्रकृति का मानवीकरण है। अब आप देखिए, शरद ऋतु तो कोई सजीव वस्तु है नहीं जो साइकिल पे बैठेगा साइकिल चलाएगा, लेकिन यहाँ पर नई चमकीली साइकिल तेज चलाने का मतलब है कि द्रुत गति से आ गया। कब वर्षा ऋतु गई और कब शरद ऋतु आया पता ही नहीं चला, इसलिए बोला है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और क्या करते हुए? जब साइकिल कोई चलाता है तो जोर जोर से घंटी भी बजाता है। शरद ऋतु नई चमकीली साइकिल लेके आया और क्या करते हुए आया? घंटी बजाते हुए। और वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, शरद ऋतु जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है किसको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कौन बुला रहा है? शरद ऋतु। किस तरह बुला रहा है? अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है, यानी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। किसको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों को। कौन आकर्षित कर रहा है? शरद ऋतु आकर्षित कर रही है। किस तरह? चमकीले इशारों द्वारा। उसके बाद कह रहे हैं आकाश को इतना मुलायम बनाते। और उस शरद ऋतु ने क्या किया कि आकाश तो कोई टच किसी ने किया नहीं है, इसलिए आकाश का मुलायम होना या कठोर होना केवल कल्पना ही कर सकते। देखिए ऐसा माना जाता है कि आकाश शायद, जैसे अपन छत नाम लेते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि छत कठोर ही होगी, उस तरह अगर अपन बात करें किसकी? आकाश की, तो स्वाभाविक सी बात है कि आकाश क्या होगा भाई? कठोर ही होगा। लेकिन शरद ऋतु ने उस आकाश को क्या कर दिया है? मुलायम बना चुका है। मतलब वो जो कठोर आकाश था उसको मुलायम बना दिया है। क्यों? ताकि पतंग उड़ाने वाले बच्चों की जो पतंग है वो ऊपर की ओर उड़ सके। ये जो पतंग वाला जो अपना पहला पार्ट है, पहला जो पन्ना है, वो आपने देखा है। तो यहाँ पर कवि क्या कहा है, यहाँ पर अच्छी तरह समझ चुके हो कि वर्षा ऋतु बीत गई, भाद्रपद का महीना चला गया, एक नया सवेरा हुआ। कैसा सवेरा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। फिर कह रहे हैं कि शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद ऋतु एक नई चमकीली साइकिल लेके आया। कैसे आया? चमकीले इशारों से बच्चों को अपनी तरफ बुलाते हुए, घंटी बजाते हुए। किन बच्चों को? पतंग उड़ाने वाले बच्चों को। और किस तरह? नए चमकीले इशारों के द्वारा बुलाते हुए, और उन बच्चों के लिए मानो आकाश को मुलायम बना दिया। मतलब जो आकाश में बादल थे, बारिश इत्यादि, उसको हटा दिया। अब अपना आगे बढ़ते हैं कि दुनिया, अब देखो पतंग कैसी है, इसके लिए आलोक धनवा ने कहा है। पूरा ये जो बात बताई है इस पैराग्राफ के अंदर, पूरा आलोक धनवा ने पतंग की विशेषता बताई, पतंग किस प्रकार की चीज होती है और वो बच्चों को क्यों आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे हल्की चीजों में से एक है पतंग, दुनिया की सबसे रंगीन चीजों में से एक चीज है आपके पतंग। ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्रकार के कागज काम में लिए जाते हैं, पतंग के अंदर सबसे पतला कागज काम में लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कमानी, जो लकड़ी की डंडी पतंग के अंदर काम में ली जाती है, वो बांस की सबसे पतली कमानी होती है। अब ये पतंग की विशेषता 3-4 चीजें बताई है कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की चीज नंबर 1 विशेषता, दुनिया की सबसे रंगीन चीज नंबर 2 विशेषता, जो कागज काम में लिया जाता है सबसे हल्का कागज नंबर 3 विशेषता, और नंबर 4 जो पतली कमानी काम में ली जाती लकड़ी की सबसे पतली कमानी होती है। और जो ही पतंगें उड़ने लगती है तो कैसी आवाजें होगी भाई? सीटियों और किलकारियों की। बिल्कुल स्वाभाविक बात है।
जो ही शरद ऋतु के अंदर पतंग उड़ने शुरू होती है, दुनिया की सबसे हल्की चीज उड़नी शुरू होती है, दुनिया की सबसे रंगीन चीज उड़नी शुरू होती है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ना शुरू होता है, चारों तरफ सीटी और किलकारियों का, और ऐसे लगता है चारों तरफ तितलियां उड़ रही है। उन पतंगों के लिए कवि ने जो है तितलियों शब्द का प्रयोग किया है। अब कवि आलोक धर्व आगे कहते हैं, जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास। वे कौन? वे विशेषण किसके लिए है? यहाँ पर बच्चों के लिए। जन्म से मतलब ऐसा लगता है कि जब से उन्होंने समझना शुरू किया, पतंग उड़ाना शुरू किया ना, अपने साथ कपास लाते हैं। मतलब कपास का अर्थ, यद्यपि यहाँ पर देखिए पतंग उड़ाने का जो मांझा है वो कांच को पीस कर बनाया जाता है, लेकिन ये डोर के माध्यम के लिए कह रहे हैं। कपास मतलब कपास जो बनता है वो सूत से बनता है, और ये जो धागा है ना पतंग उड़ाने वाला, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि मानो वो अपने बचपन से इसको साथ लाते हैं। और जब वे बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं ना, तो पूरी पृथ्वी घूमती हुई उनकी बेचैन पैरों के पास आ जाती है। अब यद्यपि कोई पृथ्वी तो वहीं पर रहती है भाई, बच्चों के पैरों में नहीं आती, लेकिन ऐसा एक उत्साहवर्धक कार्य देखकर, उनका जज्बा देखकर ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी घूमती उनकी पैरों के पास आ जाती है। जब वे बेसुध होकर दौड़ते, बेसुध मतलब शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, होश खो देते हैं, पूरा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जो अपनी कॉन्शियसनेस है वो खो देते हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने वाले बच्चों में जोश ही ऐसा होता है, उमंग ही ऐसी होती है, उल्लास ही ऐसा होता है कि वो सब शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। और वो छतों को क्या करते हैं? नरम बना देते हैं। जैसे कि अभी आकाश को तो मुलायम किसने बनाया था भाई? शरद ऋतु ने बनाया था। आकाश को मुलायम किसने बनाया? शरद ने। और छत को जो है नरम बना दिया बच्चों के लिए किसने? जो है उस मौसम में छतों को नरम बना दिया। और वो बच्चे कूद रहे हैं ना, ऐसा लगता है कूद कूद कर छत को क्या बना दिया? नरम बजा। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हो। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, आप जानते हैं, बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र होता है, नगाड़ा ढोल की तरह मृदंग होता है। ऐसा लगता है चारों दिशाओं में मृदंग बजने लग जाते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने का मतलब कदम ताल करते हुए उछल कूद करना, जैसे हिरण दौड़ता है पेंग भरते हुए दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है पेंग भरते हुए दौड़ता है। तो बच्चे एक जगह खड़े रह करके ऐसे पतंग नहीं उड़ा सकते, बच्चे उसके साथ साथ ऐसे उछल कूद करते रहते हैं, जिसको बोला गया है कवि ने पेंग भरते हुए। पेंग भरने का मतलब है कि वो जंपिंग करते रहते, कूदते रहते हैं। और जैसे पेड़ की जो डाल होती है ना, उसकी तरह उनके जो पैर है वो लचीले हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जो डाल है फ्लेक्सिबल होती है, यदि उसके ऊपर बैठ जाओ आप ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे उन बच्चों के पैर जो है वो भी उस डाली की तरह लचीले हो जाते हैं। आगे बढ़िए। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। अब मान लीजिए बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते, स्वाभाविक सी बात है कि छत का उनको एहसास नहीं रहता। छत के खतरनाक किनारे तो खतरनाक होते हैं, क्योंकि कोनों से गिर सकते हैं बच्चे, तो वो पतंग उड़ाते उड़ाते किनारों तक पहुंच जाते हैं। और किनारे क्या होते हैं? खतरनाक। तो उस समय उनको गिरने से कौन बचाता है? तो कवि ये कह रहे हैं कि उनका स्वयं का शरीर का जो सॉन्ग है ना, अंदर की जो रोमांचित शरीर की संगीत की भावना है ना, वही उनको गिरने से बचाती है। और ऐसा लगता है कि एक धागा, महज यानी मात्र एक धागा है ना, क्योंकि उसको पकड़ने का और कोई सहारा होता नहीं। मान लीजिए वो कोने तक पहुंच गए और गिरने वाले हैं, तो उनको गिरने से कौन बचाते? दो चीजें बचाती, एक तो उनके शरीर का रोमांच और दूसरा वो धागा, क्योंकि उस धागे को ही वो पकड़ करके अपने आप को रोक सकते हैं। और ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। मतलब बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखकर कभी कभी तो ऐसे लगता है पतंग नहीं उड़ रही है, बल्कि बच्चे भी खुद उड़ रहे हैं। किसके सहारे? अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र जो है अपने शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं, जिससे शरीर गति करता है, जो खून सर्कुलेशन होता है। ऐसा लगता है सारे रंध्रों ने, अपनी सारी नाड़ी तंत्र ने, अंदर का जो सिस्टम है उसने पूरी ताकत लगाई, और उन रंध्रों के सारे बच्चे भी जो है उन पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। पहली बात तो गिरते नहीं। देखो यहाँ पर क्लियर उन्होंने बताया कि गिरने से बचाता है, उनको बचा लेता है, वो गिरते हैं नहीं। कौन बचाता है? देखिए प्रश्न आ जाता है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कौन बचाता है? तो उनके शरीर का रोमांच, एक वो जो पतंग वाला धागा दो। और बाई चांस वो कभी गिर जाते हैं, क्योंकि वो किनारों तक पहुंच जाते हैं। किनारे क्योंकि आप देखते हो खतरनाक होते ही है। मान लीजिए वो कभी गिर जाते हैं, कहाँ? छतों के खतरनाक किनारों से, और गिरने के बाद बच जाते मतलब ज्यादा चोट नहीं लगती है। गिरने के बाद बच जाने का मतलब है गिर तो गए, फिर बच कैसे जाते हैं? बच ऐसे जाते हैं कि किनारे में जितने गिरे हैं उतनी चोट नहीं लगती, मतलब कोई ज्यादा विशेष चोट नहीं लगती है। तो ऐसा नहीं है कि वो डर के बैठ जाते हैं। कभी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि मान लीजिए पतंग उड़ाते उड़ाते, पहली बात वो गिरते नहीं है, गिरने से उनको कौन बचाता है?
ये चीज आपने क्लियरली देख ली है। गिरने से उनको कौन बचाता है? उनके शरीर का रोमांच। और यदि बाई चांस वो गिर भी जाते हैं ना, तो वो डर करके बैठते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, और भी निडर होकर, मतलब जो राह सा डर है ना उनके अंदर का, वो सारा खत्म हो जाता है और सुनहरे सूर्य के सामने क्या करते हैं? पतंग उड़ाते सामने आते हैं। और ऐसे लगता है कि पूरी पृथ्वी जो धीरे धीरे अपने घूर्णन अक्ष पर घूम रही है, वो और तेज घूमती है और घूमते घूमते उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। इस प्रकार हमने ये कविता जो है पढ़ी आपके सामने, बहुत सुंदर कविता थी। यद्यपि ये पूरी नहीं है यहाँ पर कविता, ये जो उनका दुनिया रोज बनती है ना, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि ये इनकी जो एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इस काव्य संग्रह का तीसरा भाग है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सहप्रसंग व्याख्या आएगी तो ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। पतंग भी याद रखना पड़ेगा और दुनिया रोज बनती है, जो 1972 में इन्होंने लिखी। कब लिखी? 1972 में। और कब प्रकाशित हुई? 1998। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है कि किसी कविता को लिखते हैं 1972 में और कब जाकर प्रकाशित होती है? 1998 में। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इन्होंने कोई ज्यादा मात्रा में कविताएं नहीं लिखी है, 4 कविताएं, और काव्य संग्रह तो मात्र 1 है। इसके अलावा 3 कविताएं हैं। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं यही इनका सबसे बड़ा काव्य संग्रह है, जिसका नाम है, बार बार याद रखना पड़ेगा, दुनिया रोज बनती है। क्योंकि ये आपके इनके कवि के परिचय आलोक धनवा में भी काम आएगा, यदि पतंग में से व्याख्या आ जाती है तब भी आपके काम आएगा। इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है, दुनिया रोज बनती है, एकमात्र काव्य संग्रह, वहां से ये कविता पतंग ली हुई है। और उसका कौन सा भाग लिया हुआ है? भाग नंबर 3, पतंग नाम से ये भाग नंबर, क्योंकि ये दुनिया रोज बनती है बड़ा है, बहुत बड़ी लंबी कविता है, उसका जो तीसरा हिस्सा यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिया है। इसके अंदर शॉर्टली आप लोगों को मैं जल्दी से 2 मिनट में ये बता देता हूं कि पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाएं, बच्चों की उमंगों का सुंदर चित्रण है। कवि आलोक धनवा कहते हैं कि मान लीजिए आपकी वर्षा ऋतु चली जाती है, वर्षा ऋतु के जाते ही भादवे का महीना भी चला जाता है, हिंदी का जो भाद्रपद का महीना, या आप अंग्रेजी महीनों में लीजिए तो लगभग आप अगस्त का महीना या जुलाई का महीना ले सकते हो। और जो ही आपकी वर्षा ऋतु जाती है तो अगला जो महीना या ऋतु आती है शरद ऋतु आती है। और शरद ऋतु के अंदर क्या है, मौसम एकदम साफ होता है, आकाश एकदम नीट क्लीन होता है, ज्यादा बादलों की आवाजाही नहीं होती है, तेज बौछारें चलो जाती, मतलब तेज वर्षा ऋतु की कोई चांस नहीं रहता है। और आकाश मानो मुलायम बन जाता है, वातावरण एकदम साफ हो जाता है, हवा ज्यादा तेज नहीं चलती, ज्यादा बादलों की आवाजाही नहीं होती, तेज बारिश की तो कोई संभावना बिल्कुल रहती ही नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तेज वर्षा ऋतु जाने के बाद जो शरद ऋतु का मौसम है वो बच्चों को मानो इनवाइटेड कर रहा है, निमंत्रित कर रहा है पतंग उड़ाने वालों को। और शरद ऋतु कैसे आया है? एक अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, किस तरह? घंटी बजाते हुए जोर जोर से। किसको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों को। किस तरह बुला रहा है? चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो इस प्रकार बच्चे पतंग उड़ाना शुरू करते। कैसी पतंग? फिर कवि ने पतंग की विशेषता बताई, दुनिया की सबसे हल्की चीज, दुनिया से सबसे पतला कागज, दुनिया की सबसे रंगीन चीज, दुनिया की सबसे पतली कमानी जो डंडी काम में ली जाती है। तो जब पतंग उड़ाते बच्चे तो छतों के खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए पहली बात तो गिरते नहीं है, और यदि वो गिर जाते हैं और बच जाते हैं, चोट नहीं लगती है, तो वो डर के बैठते नहीं है। कवि ने बोला है और निडर होकर के जो है पतंग उड़ाना शुरू करते हैं। और कवि ने कहा है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो छोटी मोटी चोट से घबराए नहीं, जो गिरने से घबराए नहीं, वो कभी भी डरते नहीं है। और वो पतंग उड़ाने वाले बच्चों में जज्बा, उमंग, उल्लास गजब का रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपन आते हैं इस, देखिए दोनों चीजें हमने कर ली है। आलोक धनवा का परिचय आपको, देखो ये 2 चीजें यहां तक कवर हुई है। देखो 3 भागों के अंदर होता है हर पाठ का विभाग। एक तो कवि का परिचय, दूसरा उस कविता का भावार्थ, पतंग का भावार्थ हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और तीसरा जो इसके प्रश्नोत्तर, जो अभ्यास प्रश्न है। यद्यपि पीछे वाले प्रश्नों का इतना भूमिका नहीं रहती, क्योंकि अमूमन बोर्ड के पेपर के अंदर ऐसा देखा जाता है कि पीछे वाले प्रश्नों में बहुत कम प्रश्न आते हैं। ज्यादातर हम लोग देखते हैं आपके अंदर से बढ़ाए हुए, जो समझे हुए प्रश्न है, वही आने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए
पाठ को, उस कविता को समझना कितना बेहतर है ये आप समझ सकते हो। यद्यपि इस पाठ में तो कठिन शब्दार्थ थे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कठिन शब्दार्थ बता देता हूं। तेज बौछार का मतलब क्या होता है? तेज बारिश। उसके बाद खरगोश, ये जरूरी ध्यान रखना है आपको कि बिंबों और प्रतीकों का गजब प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर जो सवेरा है ना, वो एकदम बादल है नहीं, बारिश है नहीं, इसलिए एकदम धूप खिल जाती है, इसलिए उस सवेरे को नया सवेरा बोला, खरगोश की आंखों जैसा बोला। देखो ये बिंबों का प्रयोग है। जैसे कि शरद ऋतु कोई साइकिल नहीं चलाता है, लेकिन यहाँ पर भी बिंबों का प्रयोग किया है। उसके बाद पुलों को पार करना, पुलों को पार करने का मतलब कई पड़ाव, कई जो है डिफिकल्टी, शरद ऋतु आसानी से नहीं आया है। उसके बाद है चमकीले इशारों से बुलाना, यानी कि उस शरद ऋतु का जो आकर्षण है वो गजब का होता है। और उसके बाद आकाश को मुलायम बनाना, आकाश को मुलायम बनाने का मतलब उसमें जो बादल है वो हटा दिए, जो धुंध है वो हटा दी, आंधी का कोई नामो निशान नहीं है। अब आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। सबसे पहले कविता के साथ। देखो दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है कविता के साथ, मतलब जो इस कविता को अपन ने पढ़ा है ज्यादातर वहीं उसका उत्तर मिलेगा, और एक होगा कविता के आसपास, यानी कि वो आपको मन से उत्तर देने होते हैं कविता के आधार पे। प्रश्न नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। सबसे तेज बौछारें दी भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसको जो वर्णन है आपने शब्दों में कीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखो प्रकृति में क्या परिवर्तन बताया कि एक तो बारिश का मौसम लगभग चला जाता है, तेज बौछार मतलब बारिश कम होनी शुरू हो जाती है। एक आकाश में बादलों का छाना बिल्कुल कम हो जाता है। हवा का जो प्रकोप है, तेज हवाएं नहीं चलती है, एकदम शीतल ठंडी और मंद हवा चलती है। तो इसका उत्तर यह है कि इस पंक्ति के आधार पर बताना है आपको। तेज बौछारें गई और भादो गया, ये बताने के लिए काफी है कि तेज बौछारें गई यानी वर्षा ऋतु चली गई, भादो गया यानी कि वर्षा ऋतु का काफी भाग चला गया है। तो प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है? सबसे पहले आप लिखोगे कि इसके बाद शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। जो ही शरद ऋतु का आगमन होता है, बारिश का मौसम लगभग चला जाता है, आकाश में बादलों का आवाजाही कम हो जाती है, हवा भी जो है मंद और शीतल बहने लगती है। तो ये पहले प्रश्न का मतलब जो प्रकृति में बदलाव होता है ना, भादो के महीने जाने के बाद, बारिश के जाने के बाद, वो आपको इसके अंदर बताना है। अब आ जाते हैं अपन प्रश्न नंबर 2। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज और सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप, ये विशेषण है, शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहा जाता है। आपने जब पतंग कविता पढ़ रहे थे तो क्लियरली दूसरे पैराग्राफ के अंदर, दूसरा जो पैरा था, भाग था, उसके अंदर साफ साफ पढ़ा था कि पतंग की विशेषता बताई गई थी कि पतंग सबसे हल्की होती है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया की सबसे रंगीन चीज होती है। नंबर विशेषता 1, नंबर विशेषता 2, नंबर 3 सबसे पतला कागज काम में लिया जाता है। बिल्कुल सही। और नंबर 4 सबसे पतली कमानी काम में ली जाती है। इन विशेषणों का प्रयोग क्यों किया? इसकी वजह यह है कि वास्तव में पतंग उड़ाने के लिए जो कागज काम में लिया जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि किसी दैनिक कार्य में या कोई और कार्य में काम में लिए जाने वाले कागजों में शायद ही इतना जो पतला कागज शायद किसी में काम में नहीं लिया जाता है। जो सबसे पतला कागज काम में लिया जाता है वो आपके किस में लिया जाता है? पतंग पे। उसके बाद बोला है कि रंगीन चीज। देखो दुनिया में जितनी भी प्रकार की रंगीन चीजें हैं, उन रंगीन चीजों में पतंग सबसे रंग बिरंगी कलरफुल चीज है, तो इसके लिए प्रयोग में लिया है। तीसरा इन्होंने बोला है कि भाई सबसे हल्की चीज है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी में तैरना हो या हवा में उड़ना हो, आप लोगों ने ये क्लियरली देखा होगा कि पानी के अंदर भी हल्की चीज आराम से तैर सकती है और हवा में भी हल्की चीज आराम से उड़ सकती है। तो आकाश में हवा में उड़ाना है तो उड़ाना होगा तो सबसे पतला कागज स्वाभाविक से काम में लेना पड़ेगा। और लास्ट में इन्होंने काम में लिया लकड़ी की बनी हुई जितनी भी चीजें हम काम में लेते हैं, हजारों प्रकार की चीजें, लाखों प्रकार की चीजें, लेकिन शायद इतनी पतली कोई काम में ली जाने। देखो कि छोटी लकड़ी बना सकते हो आप, लेकिन यूजफुल जितनी भी चीजें हैं, दैनिक उपयोग में काम में ली जाने वाली जितनी भी चीजें, उनमें शायद इससे हल्की लकड़ी कोई हो ही नहीं सकती। तो ये प्रश्न नंबर 2 था। अब आपके बिंब स्पष्ट करो, साफ साफ लिख दिया। देखिए हमने कविता को शुरू किया था तभी बोला था कि बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे सबसे सुंदर बिंब कौन सा था? आपके नया सवेरा के लिए। नया सवेरा के लिए क्या बिंब प्रयोग में लिया आपको याद होगा? कैसा था नया सवेरा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। बिल्कुल सही बात है, खरगोश की आंखों जैसा
लाल सवेरा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब आप देखिए कि भाई यहां पर कवि क्लियरली बता रहे हैं कि ये बिंब कैसे है। बिंब का मतलब है किसी बात को समझाने के लिए किसी अन्य चीज का जो सहारा लिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, बिंब बोला जाता है। बिल्कुल सही बात, ये है आपके बिंब। इसको बिंब भी बोलते हैं और प्रतीक भी बोलते हैं। बिंब और प्रतीकों का प्रयोग करने में छायावादियों को महारत हासिल है। तो अब यहां पर बिंब स्पष्ट करो, क्या का बिंब हुआ है। देखो, एक तो सबसे पहला बिंब है ये खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उसके बाद शरद आया नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, बिंब नंबर 2। उसके बाद है चमकीले इशारों से बुलाते हुए घंटी बजाकर, बिंब नंबर 3। बिंब नंबर 4 आकाश को मुलायम बनाना। तो ये बिंब है आपके, जिसमें क्लियर इन बातों के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि सवेरा कैसा था कि एकदम लाल रंग का था, धूप चढ़ी हुई थी। तो पहला बिंब खरगोश की आंख का लिया। उसके बाद शरद ऋतु कैसे आया कि उसकी चमक बढ़ी, तो चमकीली साइकिल बिंब काम में लिया। तीसरा है चमकीले इशारे, बिंब काम में लिया। चौथा है आकाश को मुलायम बनाने वाला, बिंब काम में लिया। तो सबका मतलब लिखा हुआ कुछ और है और इनका अर्थ कुछ और है। तो बिंब का उद्देश्य यही होता है। बिंबों का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी लिखी हुई बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोई अन्य उदाहरण दिया जाता है, तो उसी को बिंब कहा जाता है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे, कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। अब आप देखिए कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर किन बच्चों की बात हो रही है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की। अब आपको ध्यान से प्रश्न नंबर 4 का देखेंगे उत्तर की बात किसकी हो रही है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की। इस प्रश्न को उत्तर समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की बात हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि उन बच्चों का कपास से क्या रिलेशन है, क्योंकि लेखक ने ये लिखा है जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो जन्म से लाते, इसका मतलब तो है नहीं कि जन्म लेने पर कपास उनके साथ आता, नहीं। तो कपास के बारे में ऐसा है कि पतंग उड़ती किससे है, डोर से, ठीक है ना, मांझा जिसको बोलते हैं। वैसे मांझा तो आपके कांच के पीसने से बनता है, लेकिन जो धागा है वो धागा जो सूत से बनता है, सूत किससे बनता है, कपास से। तो इस तरह कवि ये बताना चाहते हैं कि कपासकार बच्चों का संबंध कोई आज का नहीं है, कोई मामूली सा नहीं है, कि जन्म से ही जैसे ही वो समझने लगते हैं तो उनका पतंग उड़ाने से मोह, इंटरेस्ट, आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जन्म से अपने साथ लाते हैं कपास। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध। उड़ने का मतलब कोई वास्तव में उड़ थोड़ी रहे, मतलब जोश उनका हाई है, उनका उत्साह जो है बहुत ज्यादा है। जैसे यहां पर उड़ तो पतंग रही है, लेकिन बच्चों को ऐसा महसूस, अगर वो उत्साह नहीं होता उनको तो ये फील नहीं होता, उनको फीलिंग नहीं होती। लेकिन कवि चूंकि कह रहे हैं कि जब पतंगें उड़ रही है तो बच्चों को भी ऐसे लगने लग जाता है कि धीरे धीरे पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। मतलब उड़ान से उनका संबंध क्या है, मतलब उनका उत्साह ऊपर की ओर हो जाता है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों को। अब मतलब ये आपके पद्यांश टाइप है, पहले आपको ये पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद नीचे आपके क्वेश्चन लिखे उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले दो छोटे छोटे पद दिए हुए। पहला कै क्या है, छतों को नरम बनाते हुए दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते। और कै क्या लिखा है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। इन दोनों को पढ़ लिया। फिर इसके अंदर से ही आपके नीचे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पहला है दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि चारों दिशाओं में जो उनकी सीटियां हैं, किलकारियां हैं, जो उनकी हुटिंग है, वो आवाज जो है आने लग जाती है। हर तरफ जो उनकी खुशियों की जो आवाज है वो आने लग जाती है। इसका मतलब है दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाना। उसके बाद क्या बोला है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। क्या उन बच्चों को कठोर लग रही थी, नहीं, छत बिल्कुल मुलायम लग रही थी, फ्लेक्सिबल लग रही थी, बिल्कुल रुई की तरह, गिद्दे की तरह लग रही थी। तो अब आपको मतलब बच्चों से प्रश्न पूछा है, आप लोगों से, टीचर से नहीं, कि क्या आपको छत कठोर लगती है। तो आपको उत्तर ये देना है कि नहीं, जब पतंग उड़ाते समय जो कठोर छत है वो हमें अत्यधिक मुलायम लगने लगती है। उसके बाद अगला जो तीसरा है,
ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, ये आपके इन 2 पद्यांशों के अंदर केवल देखो, बाकी प्रश्नों का उत्तर तो पूरे पाठ के अंदर से कहीं से भी था, लेकिन ये प्रश्न नंबर जो 6 था ना, इसका जो नीचे 2-3 क्वेश्चन पूछे ना, इन दोनों तीनों क्वेश्चनों का उत्तर इन 2 क और ख के अंदर ही है, दोनों लाइनों में। फिर आगे कह रहे हैं, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या बताना है, आपको समझना होगा। यहां कवि ने एक उदाहरण दिया था कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे खतरों का सामना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। खतरनाक स्थितियां आ जाती है, पतंग उड़ाते उड़ाते वो कभी कभी गिर जाते हैं, और गिरने से मान लो उनको चोट नहीं लगती है और वे खड़े भी हो जाते हैं, तब तो और निडर होकर के उस पतंग को उड़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आप भी ऐसा करते हैं और खतरनाक स्थितियों का सामना करते हुए यदि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े तो कैसा महसूस करते हैं। तो उत्तर ये बताना है कि हम अपने आप को डबल एनर्जी के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। यदि एक बार आदमी को कोई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़े तो हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, बल्कि वो एक सबक होता है, बल्कि वो चुनौती से लड़ने का एक ताकत होती है, जज्बा होती है। जैसे कि पतंग वाले, इसमें आपको पतंग उड़ाने वाले बच्चों का उदाहरण देना है कि जब पतंग उड़ाते हुए बच्चे मान लीजिए गिर जाते हैं तो क्या वो डर के मारे पतंग छोड़ के बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं, वो और भी निडर होकर के पतंग उड़ाते हैं। तो उस आधार पे आपको ये उत्तर लिखना है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद यदि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें उस काम को और बेहतर ढंग से करना चाहिए, बड़े सुंदर ढंग से करना चाहिए, बिना डरे करना चाहिए। तो ये तो आपके प्रश्न थे, आपने देखा कविता के साथ। अब अपन जो आगे देखेंगे वो प्रश्न है कविता के आसपास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आसपास का मतलब है तो इसी के अंदर उत्तर, लेकिन थोड़ा मन से आपको उत्तर देना पड़ेगा, और वहां कविता के साथ वालों का जो उत्तर था वो क्लियरली आपको कविता के अंदर मिल गया है। प्रश्न नंबर पहला है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं। तो रंग बिरंगी पतंगों को देखकर ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, बड़ा मन को प्रफुल्लित करने वाला भाव पैदा होता है। मन में ऐसा भाव पैदा होता है कि हम भी पतंगे उड़ाए, हम भी सीटियां और किलकारियां मारे, हम भी इसको देखकर मनोरंजन करें, और हमारा बचपन जो है वो लौट आता है। पतंग उड़ाते हुए बच्चों को देखकर, रंग बिरंगी पतंगों को उड़ता हुआ देखकर हर व्यक्ति अपने बचपन में चला जाता है, उसको अपने बचपन की यादें जो है जिंदा हो जाती है, और मन मयूर नाच उठता है, मन के अंदर खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो आपको बताना ही है कि आकाश में जब रंग बिरंगी पतंगें उड़ती है तो कोई गुस्सा तो होगा नहीं, किसी को दुख तो होगा नहीं, पीड़ा तो होगी नहीं, तनाव में होगा नहीं। हो सकता है अगर कोई तनाव में भी होगा, पीड़ा में भी होगा, दुख में भी होगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी जो मन की पीड़ा, तनाव और जो दुख है ना वो भी दूर होता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यही बताना है आपको कि आसमान में रंग बिरंगी जब पतंगें उड़ती है ना तो मन के अंदर खुशियां होती है, उल्लास पैदा होता है, आत्मविश्वास का भाव पैदा होता है, मन में यह भी इच्छा पैदा होती है कि हम भी पतंग उड़ाए, हमारा बचपन जिंदा हो जाता है। अब आ जाए प्रश्न नंबर 2, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध बनता है। देखिए कि कोई भी काम अपन करते हैं ना तो उसके अंदर रोमांच होना जरूरी है। रोमांच का मतलब है जज्बा होना चाहिए, उस काम को करने के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, पूरा एकदम जोश होना चाहिए, जोश हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। तो यहां रोमांचित शरीर और जीवन की लय दोनों एक जैसी होनी चाहिए। जीवन की लय तभी अच्छी बन पाती है जब हमारे अंदर जज्बा होगा, जोश होगा, रोमांच होगा। ये आप समझो, रोमांच शब्द से ही रोमांचित बना है। किसी भी काम को अगर अपन करते हैं ना तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमारे अंदर रोमांच नहीं होगा तो वो कार्य बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। रोमांच शब्द से ही क्या बना है, रोमांचित बना है, और वो रोमांच ही हमारे उस काम को सफल बनाने के लिए काफी। काम चाहे भले पतंग उड़ाना जरूरी नहीं है, आप जीवन का कोई भी कार्य करिए, रोमांच होना जरूरी है, उत्साह होना जरूरी है, अंदर जज्बा होना जरूरी है, जो उत्साह स्फूर्ति होना जरूरी है। तो जीवन की लय और रोमांच जो है ना शरीर, उसके दोनों के अंदर कवि ने पूछा है संबंध क्या है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो रिलेशन ये है कि जीवन में लय तभी बन पाती है जब हम उस काम को जो कर रहे हैं उसके अंदर रोमांच हो, उसके रोमांचकारी संगीत के माध्यम से वो जीवन की लय बनाई जाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, महज एक धागे के सारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां
उन्हें कैसे थाम लेती है। तो आप देखिए, यद्यपि यहाँ चर्चा करें लिखा हुआ है, चर्चा को हटा दीजिए। ये क्वेश्चन दूसरे ढंग से आ सकता है कि भाई एक धागे के सारे बच्चे, क्योंकि धागा तो इतना पतला होता है और मान लो वो बच्चे गिर रहे हैं तो उस धागे को पकड़ करके तो वो लटक नहीं सकते, क्योंकि धागा तो कितना कमजोरी होता है, उस धागे में कोई ताकत थोड़ी होती है। लेकिन उन बच्चों का आत्मविश्वास ऐसा होता है, मानो उनको लगता है कि वो जो गिरेंगे ना तो गिरने से पहले वो धागा पकड़ करके जो है वो अपने आप को बचा लेंगे। इसलिए ये बोला है कि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो और कोई चीज उनके पकड़ने के लिए होती नहीं है। भाई पूरा खुला आसमान होता है, पूरी छत होती है, आसपास पकड़ने का कोई ना तो खंबा होता है ना कोई और चीज होती है। तो मान लीजिए पतंग उड़ा रहे हैं ना बच्चे, तो किसके सारे वो अपने आप को कंट्रोल किए हुए। तो कवि ने यहां बताने का प्रयास किया है कि सिर्फ एक धागा, कौन सा धागा, क्योंकि पतंग तो उनके पास है नहीं, पतंग तो उड़ रही आकाश के अंदर, तो अब उनके पास क्या रहा, आप देखो उनके पास रहा एक धागा। तो एक धागा ही उनको थामे हुए है, केवल धागे से ही वो जो है अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। ये बात आपको बतानी है। इस प्रकार ये आपने जो कविता के साथ में जो थे वो 6 क्वेश्चन किए थे, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 6 तक, और जो कविता के आसपास है वो 3 प्रश्न किए थे। तो कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। इसमें विद्यार्थी के मन की इच्छाओं को पूछा जाता है कि उसको पाठ किस तरह समझ आया, किस तरह समझ नहीं आया है। इस प्रकार हमने ये जो पाठ आपके पतंग किया है, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि सहप्रसंग व्याख्या जो है इसकी अगर मान लो आ जाती है तो इसके अंदर आपको विशेषतया इसका मूल भाव समझना होगा, इसकी जो है लिखने का कवि का उद्देश्य समझना होगा। बाकी प्रश्नों का उत्तर ढंग से कर लिया, कवि का परिचय हमने कर लिया, लेकिन सहप्रसंग व्याख्या मान लो आती है तो आप ये समझे कि ये कविता कवि ने लिखी क्यों है, आलोक धनवा ने। ये बात सहप्रसंग व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उनका लिखने का मकसद ये है कि बच्चों का जो बाल मनोविज्ञान है ना, मन का साइंस है ना, जो बच्चों के मन की उमंग और उल्लास है वो किन किन माध्यम से प्रकट होती है। तो माध्यम कई प्रकार के, देखो बच्चों का, युवाओं का और वृद्ध का, सबका सोचने का अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग जरिया होता है। लेकिन यह पतंग कविता के द्वारा कवि ने यह बताने का प्रयास किया है, ये मतलब व्याख्या के अंदर आ जाता है। तो आपको ये बातें लिखनी है, केवल यहाँ पे अनुवाद नहीं चलता, सहप्रसंग व्याख्या में उस भाव को लिखना होता है, वो जो आप बात समझिए उसको लिखना होता है, भले 4 लाइनें आओ व्याख्या में। तो आपको ये बताना है कि कवि आलोक धनवा ने बच्चों के मन के उमंग और उल्लास को पतंग के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। कवि ये बताना चाहता है कि बच्चा और बच्चे का मन किस प्रकार का है। अगर ये आपको जानना है तो पतंग उड़ाते समय बच्चे को देख लीजिए, उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, उससे बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता, उससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता, और उससे बेहतर कोई स्थिति नहीं हो सकती। ये बात मतलब कवि ने बताने का प्रयास किया है कि बाल मन की इच्छाएं जो है ना, बाल मन का जो साइंस है, बच्चे के अंदर का जो जज्बा है, वो बाकी सब चीजों में इतना नजर नहीं आता जितना कि पतंग उड़ाते हुए बच्चों में नजर आ जाता है। इस प्रकार अब हम जल्दी ही इसके बाद काव्य की किसी और भाग के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।